हेलो स्टूडेंट, मैं सुषमा थलेडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार बीएड से हूँ और आज मैं आपको शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति के विषय में पढ़ाऊंगी और हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षा शब्द का प्रयोग किसी भी सामाजिक व्यक्ति, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधक आदि के मुख से प्राय हम यह शब्द सुनते हैं। प्राचीन काल से ही शिक्षा शब्द का प्रयोग किसी न किसी अर्थ में होता आ रहा है। इसके लिए हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। जैसे प्लेटो का नाम आपने सुना होगा। ये महान शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक हुए हैं। यह शिक्षा के बारे में अपने विचारों को इस प्रकार से रखते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करे। यानी शिक्षा उस ट्रेनिंग का नाम है जो कि बच्चों में को अच्छी आदतें सिखाती है। इसी तरह से अरस्तु, ये भी महान दार्शनिक हुए हैं। इन्होंने भी शिक्षा को कुछ इन शब्दों में अपने विचार प्रकट किए हैं। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ये कहा कि यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी उसमें सीखने की क्षमता होगा और उसने जो कुछ सीखा है उससे वह अपना विकास कर पाएगा। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यानी शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति का चरित्र तो विकास करती ही है, साथ में उसको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाती है और उसकी जो समस्त शक्तियां हैं उनको भी विकसित करती है। शिक्षा का अर्थ। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मानी जाती है। एजुकेशन शब्द को लैटिन भाषा में एडुकेटम कहते हैं और यह एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई एवं डीको। ई का अर्थ है आउट ऑफ और डीको का अर्थ है टू एक्सट्रैक्ट आउट, अर्थात मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य में जो भी आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर लाना ही शिक्षा है। एजुकेशन शब्द को प्राय हम इन शब्दों का समानार्थी भी मानते हैं। जैसे आपने ये शब्द सुने होंगे, निर्देश, विद्यालयीकरण, ट्यूशन, प्रशिक्षण, अनुशासन, शिक्षण, पालन पोषण। ये जो सारे शब्द हैं ये एजुकेशन के ही समानार्थी शब्द हैं। तो जैसे कि निर्देश है, निर्देश मीन्स इंस्ट्रक्शंस। जब हम किसी को किसी कार्य के लिए कोई बात कहते हैं या उसको निर्देशित करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो वो भी शिक्षा ही कहलाता है। इसी तरह से है विद्यालयीकरण यानी स्कूलिंग। जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंतर्गत हमें विभिन्न गतिविधियों से परिचित होना पड़ता है। विभिन्न गतिविधियां होती हैं, परीक्षा होता है, परिणाम निकलता है, उसमें हमको विभिन्न विषयों में विभिन्न अंक दिए जाते हैं। हम विभिन्न को करिकुलर एक्टिविटी यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो
इसको भी स्कूलिंग कहा जाता है या इसको भी शिक्षा का समानार्थी शब्द ही कहा जाता है। ट्यूशन, ट्यूशन शब्द हम सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं और उसका बच्चे प्रयोग भी करते हैं। ट्यूशन शब्द यानी जब किसी विषय को थोड़ा अलग समय देकर किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाता है। यदि इस प्रकार से कोई बच्चा ट्यूशन लेता है तो वह भी शिक्षा के एक रूप के अंतर्गत ही आता है। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण भी आप ये शब्द भी अक्सर आप लोग सुनते होंगे। प्रशिक्षण क्या है? जब हम किसी कार्य को किसी व्यक्ति से सीखते हैं। सपोज आपको गाड़ी चलानी है, आपको स्कूटर चलाना, आपको साइकिल चलानी है, तो आप उसको किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखेंगे। तो जो व्यक्ति आपको सिखाएगा उसे ट्रेनर बोलेंगे और जो आप उससे सीखेंगे तो आप उसका प्रशिक्षण ले रहे होंगे, यानी आप प्रशिक्षणार्थी कहलाएंगे। तो हम जब किसी भी नए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में हो, किसी व्यक्ति से या किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी अन्य व्यावसायिक व्यक्ति से कोई नया कार्य सीखना प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहलाता है। फिर इसके अंतर्गत एक और शब्द हम जो सुनते आए हैं वो है अनुशासन। अनुशासन जब हम जैसे ही समाज के संपर्क में आते हैं, अपने परिवार, विद्यालय, तो सब जगह हम अनुशासन शब्द को प्राय सुनते आए हैं। आपने बड़े बड़े विद्वानों के जो चरित्र पढ़े होंगे उसमें भी आपने ये देखा होगा, अक्सर ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है कि स्वामी विवेकानंद बहुत अनुशासित थे, गांधी जी का जीवन बहुत अनुशासित था, अपनी जीवन की जो जीने की कला है उसमें सक्षम होते हैं। अनुशासन में जीवन जीने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए एक समय और कार्य को उचित प्रकार से करना, सही आचरण करना, नियम आदि का पालन करना, ये सब इसी अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक और शब्द आता है शिक्षण। शिक्षण यानी टीचिंग। टीचिंग के लिए 3 लोगों का होना सबसे आवश्यक है, या ये कह सकते हैं कि इसके 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है अध्यापक या शिक्षक, दूसरा है पाठ्यवस्तु, कंटेंट, यानी जो भी आप सिलेबस में जो आपके टॉपिक होते हैं वो टॉपिक, और छात्र। तो इसके 3 रूप हो गए हैं, शिक्षक, कंटेंट और छात्र, या शिक्षक, पाठ्यवस्तु और छात्र। तो इन 3 लोगों के बीच में ये प्रक्रिया चलती है और इसमें जो शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु के बीच के जो संबंध होते हैं उन पर इसमें बल दिया जाता है। जैसे कि हम विद्यालय में जाते हैं, किसी कक्षा में प्रवेश लेकर वहाँ शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु यानी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसमें हमारी परीक्षा होती है, परिणाम बताए जाते हैं। छात्र एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रवेश लेते हैं। ये सब ही शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, यानी शिक्षण भी शिक्षा का ही एक समानार्थी शब्द है। अब आगे चलते हैं हम पालन पोषण। पालन पोषण हम सब इसी के द्वारा बड़े हुए हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माता पिता के संपर्क में आता है, उसके बाद अपने परिवारजनों के संपर्क में आता है, फिर पास पड़ोस के संपर्क में आता है, विद्यालय के संपर्क में आता है और समाज के संपर्क में आता है। लेकिन उसको जब वो शैशवावस्था में होता है और बाल्यावस्था में होता है, उस समय उसकी जो पूर्ण जिम्मेदारी होती है वो उसके
माता पिता या परिवार के ऊपर होती है। तो वही उसकी जो देख रेख करते हैं, उसके खाने का प्रबंध, उसके रहने का प्रबंध, उसके कपड़ों का प्रबंध या उसकी शिक्षा का प्रबंध, तो ये सब उसके स्वास्थ्य की देख रेख, ये सब लालन पालन कहलाता है या पालन पोषण कहलाता है। इसमें जो भी बातें आती हैं वो भी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसमें बच्चा दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखता है, हमें अपने बड़ों के साथ कैसे रहना है, अपने बड़ों का आदर किस प्रकार से करना है, छोटों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए या हमारा क्या दायित्व है, और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, यह सब पालन पोषण के अंतर्गत आता है। तो यह भी शिक्षा का ही एक समानार्थी रूप है। फिर इसके बाद एक शब्द और आता है संस्कृति। संस्कृति किसी भी देश की संस्कृति का उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्कृति शब्द को हम बार बार प्रयोग करते हैं और किसी भी देश की संस्कृति वहाँ की पहचान होती है। संस्कृति, इसमें हम घर, परिवार, विद्यालय, समाज द्वारा अपनी संस्कृति अर्थात हमारे रीति रिवाज, खान पान, तीज त्योहार आदि के विषय में जानते हैं। हम लोग कैसे रहते हैं, समय समय पर हम कौन से त्यौहार मनाते हैं, हम कैसी वेशभूषा धारण करते हैं, हमारे कौन कौन से खान पान हैं, हम किन कल्चर को बार बार रिपीट करते हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, इन सब चीज़ों को हम संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर है पर्यावरण। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, जो कि अब सभी बच्चे एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट का एक अर्थ होता है हमारे चारों ओर का आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तु हैं या जो भी हमें दिखाई देता है वो पर्यावरण कहता है। यानी कि हम यह सीखते हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं या जिस प्रकृति के बीच में रहते हैं उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें प्रकृति को कैसे स्वच्छ रखना है, पेड़ पौधों की रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें कूड़ा कहाँ डालना है, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का प्रयोग हमें नहीं करना है या करना है तो बहुत कम करना है, तथा हम अपने पास पड़ोस एवं विद्यालय को कैसे स्वच्छ और कैसे उसको सही रख सकते हैं। ये सब बातें हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। यह भी शिक्षा का ही एक रूप है। तो ये तो थी शिक्षा के समानार्थी शब्द कि शिक्षा को हम किन किन शब्दों से भी प्रकट कर सकते हैं या शिक्षा की परिभाषा को हम कैसे जान सकते हैं। अब है शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है वो क्या है, यानी वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसी समय से यानी जन्म से और मृत्यु तक उसकी शिक्षा चलती रहती है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आप जब भी कहीं जाते हैं, चाहे वो आप कहीं बाजार गए या आप किसी मेले में गए या आपने कोई प्रदर्शनी देखी या आपने कोई पोस्टर देखे, सड़क में जा रहे हैं कोई विज्ञापन देखा, या चार लोग अगर आपस में बातें कर रहे हैं उनकी बातें सुनी, या कहीं आप जा रहे हैं आपको कोई सॉन्ग सुनाई देता है, कोई पिक्चर दिखाई देती है, तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं और जब हम इनको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये सब चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। यानी शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं।
तो जब हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, यह कुछ ना कुछ सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जहाँ कभी भी कोई भी अनुभव करता है वह शिक्षा ही कहलाता है। इसी प्रकार यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है, यानी इस शिक्षा को आप एक जगह पर बैठकर सीखते हैं ऐसा नहीं कह सकते। इस संबंध में रेमंड, जो कि शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है। वो इस प्रकार है: शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। इसी तरह से J.S. मैकेंजी ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद प्रोफेसर डम्बिल ने भी शिक्षा के व्यापक अर्थ को इस प्रकार से कहा है: शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। एजुकेशन का जो संकुचित अर्थ है, ये तो हमने की व्यापक अर्थ की बात, लेकिन जो एजुकेशन का या शिक्षा का संकुचित अर्थ है वो इस प्रकार है। इसको एक लाइन में हम कह सकते हैं स्कूली शिक्षा, यानी कि स्कूली शिक्षा शिक्षा का संकुचित अर्थ है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है। इसमें बालक का एक निश्चित समय में, निश्चित योजना के अंतर्गत, निश्चित समय, निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। आप देखते होंगे जब आप स्कूल में जाते हैं तो उसमें आप एक चार दीवारी के अंदर होते हैं, वहाँ आपका क्लासरूम होता है, टीचर्स होते हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक निश्चित टाइम पे आपका रिजल्ट आता है, एक निश्चित टाइम पे आपकी परीक्षाएं होती हैं। आपको हर क्लास में एक प्रकार का शुल्क देना पड़ता है और ये सब एक निश्चित समय के अंतर्गत होता है और ये पूर्व नियोजित होता है। अभी हमने जैसे एजुकेशन के व्यापक अर्थ की बात की थी तो वहाँ पर इसका कोई समय और स्थान निश्चित नहीं होता, लेकिन जब हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो इसका समय, स्थान और विधियां निश्चित होता है। इसमें सब कुछ पहले से ही प्रायोजित होता है, यानी इसमें जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनकी योजना पहले से ही बन चुकी होती है। जैसे आप एक निश्चित समय सारणी या टाइम टेबल के अंतर्गत पढ़ते हैं। J.S. मैकेंजी ने शिक्षा के संकुचित अर्थ की परिभाषा इस प्रकार दी है: संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। यानी जब हम एक सही अवस्था में, यानी चेतना अवस्था में एक निश्चित दायरे के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं या निश्चित योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो शिक्षा का संकुचित अर्थ कहलाता है। इसके लिए हमें उसमें प्रवेश लेना पड़ता है और फिर हम संकुचित अर्थ जो शिक्षा का है उसको उसमें देख सकते हैं या उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये तो था शिक्षा का व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, और अब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, अर्थात शिक्षा का जो मीनिंग है इसको कैसे एनालिसिस करते हैं।
शिक्षा का अर्थ जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल विद्यार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव के जीवन में प्रत्येक क्रियाकलाप, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उससे संबंधित है। इसमें है कि शिक्षा का अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। यानी जो इसका विश्लेषण किया गया, जब इसका एनालिसिस किया गया, तो उसमें हम ये पाते हैं कि जो शिक्षा का अर्थ है वो उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास करने से है। जैसे मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। वह सुन सकता है, वह बोल सकता है, वह सोच सकता है, वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर सकता है, वो नई नई चीज़ों को सीख सकता है। लेकिन अगर उसको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो वो इन चीज़ों को आसानी से नहीं कर सकता है। शिक्षा ही उसको वो वातावरण दिलाती है जिसके अंतर्गत कि वो उसके अंदर जितनी ये सारी शक्तियाँ छिपी हैं उनको वह बाहर की ओर ला सकता है, अर्थात उनका विकास कर सकता है। इसमें शिक्षा के द्वारा बच्चे को उसकी रुचियों के अनुसार विषय पढ़ने की सुविधा होती है। उसके रुचियों के अनुसार उसको कार्य करने के लिए आगे प्रेरित किया जाता है। क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा व्यवस्था है। मतलब जो आज की शिक्षा है उसमें बच्चे पर विशेष फोकस किया जाता है। इसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें बच्चा जिस भी विषय में रुचि रखता है उसको उसी विषय को में आगे बढ़ने की सुविधाएं दी जाती हैं। उसको उसी विषय में विभिन्न प्रकार की ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो अपना आगे इसी में विकास कर सके। सपोज कोई बच्चा ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो उसी को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा डिबेट बोलता है तो उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। कोई बच्चा बहुत अच्छी सिंगिंग करता है तो उसको वैसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको उसी तरह की फैसिलिटी दे करके आगे बढ़ाया जाता है। जिस बच्चे में जो भी रुचि होती है या क्षमता होती है उसको शिक्षा के द्वारा हम आगे बढ़ाते हैं और उसको एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिसका ऐसा होना शिक्षा के बिना असंभव है। कुछ विद्वानों ने इसमें अपने विचार इस प्रकार से दिए हैं, जैसे सुकरात, इनको सोक्रेटिस भी इंग्लिश में के नाम से भी जाना जाता है और आप सब ने सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा होगा। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे और इन्होंने शिक्षा को इस प्रकार से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। यानी मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। अगर हम उनको उन शक्तियों का प्रदर्शन करने का मौका देते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं। अगर हम सब बच्चों को क्लास में आगे आने का मौका देते हैं, हर एक्टिविटी में भाग लेने का मौका देते हैं और उसको अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलने का मौका देते हैं तो उसके अंदर जितनी क्षमताएं होंगी वो निकल करके बाहर आएंगी। वो किन चीज़ों में सबसे अच्छा है हमें यह भी पता लग जाएगा। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे कि हम बच्चे की जो अंदर अदृश्य शक्तियां हैं उनको शिक्षा के द्वारा बाहर ला सकते हैं। इसी प्रकार से एडिशन हुए हैं। एडिसन ने भी शिक्षा को इस प्रकार से कहा है, जब शिक्षा मानव
मस्तिष्क को प्रभावित करती है, तब वह उसके प्रत्येक गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट करती है। यानी शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक गुण और अच्छाइयों को बाहर लाने का काम करती है। सपोज आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, लेकिन आपको किसी ने ये मौका ही नहीं दिया, तो आपके अंदर की ये शक्ति लगभग छुपी रह जाएगी। लेकिन आपको अगर स्कूल में कहीं पर हमने ये करने का मौका दिया है, तो आपकी जो टैलेंट है वो निकल करके बाहर आएगा। आप दौड़ में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से दौड़ सकते हैं, बहुत अच्छा खेल खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मौका नहीं दिया जाएगा तो आपकी उन शक्तियों को विकसित करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो शिक्षा वह साधन है जो कि बच्चे की प्रत्येक शक्तियों को बाहर निकलने का या उनको प्रदर्शित करने का मौका देती है। और आगे हम फ्रॉबेल की भी एक परिभाषा को लेते हैं, जैसे कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात और प्रकट होने वाली शक्तियाँ बाहर की ओर विकसित होती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। और एक जो शिक्षा की आधुनिक परिभाषा है उसको सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस प्रकार से कहा है, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको वह शक्तिशाली प्रक्रिया माना है जिससे कि मनुष्य का तो निर्माण हो ही, मनुष्य के साथ साथ समाज का भी निर्माण होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से मिलकर ही समाज बनता है। और अगर जो हमारे व्यक्ति हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छी शिक्षा से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और यही दायित्व उन्होंने शिक्षा का माना है। उन्होंने कहा है, एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग, कि जो शिक्षा है वो मानव निर्माण और समाज निर्माण में निहित होनी चाहिए। अब अभी तक हमने जो बातें की हैं वो है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, इसके समानार्थी शब्द और इसको किन किन रूपों में एनालाइज किया जाता है, मतलब इसका किन रूपों में विश्लेषण किया जा सकता है। अब हम अक्सर एक और बात सुनते हैं, हम कहते हैं कि यह व्यक्ति शिक्षित है, और दूसरी बात हम ये भी सुनते हैं कि यह व्यक्ति साक्षर है। आपने कभी देखा है कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर हो सकता है, शिक्षा और साक्षरता? शिक्षा मनुष्य की अपनी एक विशेष उपलब्धि है, मनुष्य से लेकर, जो कि मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखनी पड़ती है। मतलब शिक्षा एक व्यापक अर्थ है, किसी व्यक्ति का शिक्षित होना शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है, अर्थात उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ अनुभव किया है, जो भी प्रशिक्षण लिया है, वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब दूसरा शब्द हम अक्सर सुनते हैं, साक्षरता। यह व्यक्ति साक्षर है। तो साक्षरता का मतलब होता है, इसको 3R भी कहते हैं, यानी लिखना, पढ़ना तथा गिनना। और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे रीडिंग, राइटिंग एंड इसको काउंटिंग, है ना। तो इस तरह से ये हम जो लिखना, पढ़ना और गिनना जब किसी व्यक्ति को आता है तो उसको हम कहते हैं कि यह व्यक्ति साक्षर है। अब हम शिक्षा की प्रकृति देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, यानी शिक्षा का क्या स्वभाव है।
जैसे हम बात करते हैं कि इस व्यक्ति का क्या स्वभाव है, ये कैसा है, वैसे ही हम शिक्षा को, जो शिक्षा की प्रक्रिया है, उसके स्वभाव के रूप में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो शिक्षा है वो व्यक्ति को मनुष्य बनाती है ना। आपने एक जो श्लोक भी सुना होगा, एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। तो अर्थात वहाँ पर भी शिक्षा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ना। तो शिक्षा क्या है कि हमको मनुष्य बनाती है, और दूसरी बात है कि ये हमको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम शिक्षित होते हैं और हम किसी चीज़ में प्रशिक्षित हो जाते हैं तो हम किसी न किसी जॉब को ले लेते हैं, या कोई जॉब, हम किसी जॉब को पा लेते हैं, या हम किसी कंपटीशन को फाइट करते हैं, या हम अध्यापक बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, या अपना कोई व्यवसाय कर लेते हैं, जिससे कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। फिर इसी तरह से है कि शिक्षा का ये भी एक स्वभाव है कि शिक्षा हमको वातावरण के अनुकूल बनाती है। यानी जो शिक्षा है वो हमें, जो हमारा वातावरण है उसमें हमें किस प्रकार से रहना है उसके अनुकूल बनाता है। जैसे कहीं एक रूप इसका ये भी है कि हमें बहुत हम जाड़े में जा रहे हैं, कहीं बहुत ठंडा है, ठंडे स्थान पर जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पता होना चाहिए कि हमें वहाँ पर किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार की वस्तुओं का यूज करना है। ये भी हमको ये वहाँ अनुकूलन करना सिखाती है। इसी प्रकार से इस अनुकूलन का दूसरा अर्थ भी है कि जो शिक्षा है वह हमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से व्यवहार करना सिखाती है। जैसे आप क्लास में हैं तो क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के साथ आपको एडजस्ट करना सिखाती है। कोई बच्चा शैतान है, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उन सारे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको शिक्षा इस तरह का एडजस्टमेंट भी सिखाती है। फिर है कार्य का व्यवहारिक ज्ञान। जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं तो उसमें हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है उस प्रकार भी शिक्षा हमको शिक्षित करती है। फिर है आगे है मनुष्य को ये शिक्षा की प्रक्रिया नैतिकता सिखाती है। हमारे जो मानवीय मूल्य हैं कि हमें कैसा दूसरे के साथ आचरण करना चाहिए, हमें समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं। हम अगर सड़क के पे जा रहे हैं, कहीं कोई नल खुला हुआ है, तो हमारे जो मूल्य हैं वो हमको ये सिखाते हैं कि हमें उस नल को पानी को फालतू नहीं बहने देना है, हमें उस नल को बंद कर देना है। कहीं बिजली का बल्ब जल रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है तो हमें उसको भी ऑफ कर देना चाहिए। कहीं पर कोई गलत बात बोल रहा है तो उसको भी हम रोक सकते हैं। कहीं कोई पेड़ काट रहा है, उसको हमको पेड़ काटने से रोकना है, और कहीं कोई कूड़ा डाल रहा है वहाँ पर उसको रोकना है। तो यानी जो भी बातें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए या हमारे पूरे वातावरण के लिए गलत हैं, वो बातें हमने सीखनी है और दूसरों को सिखानी है। ये हमारे मूल्य हैं। मूल्य वो होते हैं जिनको कि हम अपने अंदर से इनका कहीं पर भी प्रयोग करते हैं। हमें वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होता कि यहाँ नल खुला हुआ, आप इसे बंद कीजिए। हम अंदर से हमारी जो सेल्फ रियलाइजेशन की भावना होती है वो हमको सिखाती है कि हमको यहाँ पर ऐसा बिहेव करना है। तो ये कहलाता है जो मानवीय मूल्य। तो और इसी से हमें नैतिकता आती है। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम मनुष्य का बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास। बौद्धिक मतलब जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और तरह तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं और विभिन्न क्रियाकलापों को देखते हैं, तरह तरह के जो कंपटीशन है उनकी तैयारी करते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, पढ़ाई को भी ज़्यादा समय देते हैं, तो उससे क्या होता है,
हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है, हमारा बौद्धिक विकास होता है। जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, जितने हम जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें भाग लेते हैं, अच्छे प्रोग्राम देखते हैं और अच्छे जो लोग हमारे समाज में जिन्होंने बहुत नाम किया है, हमारे समाज को बनाया है, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो उससे भी हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है। फिर है संवेगात्मकता, जो हमारे इमोशनल है, संवेग हैं, अंदर के जो भाव हैं उनको भी हमें कब कैसा किसके साथ व्यवहार करना है, ये हमें हमारी जो संवेगात्मक शक्तियाँ हैं वो सिखाती हैं। अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है तो उस पर दया करके उसके खिलाफ, जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये भी हमारी संवेगात्मकता को दर्शाता है। जब भी हम किसी बुरे कार्य का विरोध करते हैं और नई एक्टिविटी की ओर कदम बढ़ाते हैं तो ये भी हमारी संवेगात्मकता का एक परिचय है। फिर है हमारा चारित्रिक एवं शारीरिक विकास। शिक्षा के द्वारा हमारा चरित्र का निर्माण होता है। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, विभिन्न लोगों के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न लोगों के जो आचार विचार व्यवहार है उसको देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो हम अपने चरित्र को उन जैसा बनाना चाहते हैं और गलत काम न करते हुए हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा हमारा चारित्रिक विकास भी करती है। अब लेते हैं हम शारीरिक विकास को, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इसको शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया के रूप में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जब एजुकेशन में हम जो स्कूली शिक्षा लेते हैं वहाँ पर भी हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, यानी स्कूल के अंदर की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें हमारा व्यायाम होता है, खेल होता है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा कि हमारा शारीरिक विकास होता है। फिर हमें सब्जेक्ट के अंतर्गत भी ये पढ़ाया जाता है कि आपको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, आपके लिए कौन सा खाद्य वस्तु अच्छी है, कौन से आपके स्वास्थ्य को और अच्छा कर सकती है, क्या आपको नहीं खाना है, कौन सा एक्ट आपको नहीं करना है। जब हम ये सारी बातें सीखते हैं, सुनते हैं और उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, यानी जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारी शिक्षा पूरे समाज को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि हम जब किसी ऐसे बस्ती या किसी ऐसी सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पर कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बच्चे बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर जो समाज होता है वो उनके क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। वहाँ पर आपको विकास की जो गति है वो बहुत धीमी होती दिखाई देगी और जितनी भी विकासशील जो समाज है उसकी प्रक्रिया है वो वहाँ पर आपको धूमिल होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वह न अपनी प्रोग्रेस कर पाएगा और न ही अपने समाज की, और इस तरह से उनके जो भी रहन सहन का तरीका होगा उसमें भी हमको कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देगी जिससे कि हम ये कह सकें कि ये हमारे सामाजिक विकास का एक रूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के साथ हम अपनी तो उन्नति करते ही हैं, अपने परिवार की उन्नति करते हैं और अपने समाज की भी उन्नति
करते हैं। अब जब हम अपनी उन्नति करते हैं, समाज की उन्नति करते हैं, तो इससे क्या होगा, हम अपने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी योगदान दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। अन्य देशों की तुलना में जो हमारे राष्ट्र अभी कुछ चीज़ों में बहुत अधिक विकसित नहीं हुआ है, उसको हम विकास की चरम सीमा पर पहुंचा सकते हैं। और यह कैसे होगा, जब हम पूर्ण रूप से शिक्षित होंगे, हमारा आचरण अच्छा होगा और हम हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे, तभी हम अपने राष्ट्र का भी निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ा कार्य करती है, या राष्ट्र निर्माण में शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका राष्ट्र शिक्षित होता है, उसका राष्ट्र सक्षम होता है। इसीलिए सब व्यक्तियों का किसी भी राष्ट्र के अंदर शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यदि समाज का कोई हिस्सा अशिक्षित रह जाता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे राष्ट्र निर्माण पर पड़ता है, यानी हमारे राष्ट्र के निर्माण की गति धीमे हो जाती है। आज हमारे जो शिक्षाविद हैं और जो हमारे जिन्होंने की शिक्षा की विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, सर्व शिक्षा अभियान है, और इसी तरीके से अन्य भी कई योजनाएं चलाई हैं। मिड डे मील है, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आएं, अपना नामांकन कराएं और पूर्ण रूप से शिक्षित होकर के जाएं। क्योंकि जब समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित होगा, तभी हम राष्ट्र को पूर्णतः विकास की ओर ले जा सकते हैं। और जब हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से विकास करेगा, तभी हम में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना आएगी, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी विकास की क्षमता है वो देखने को मिलेगी, और पूरे विश्व के लोगों से हमारी जो प्रेम की भावना है वो जागृत होगी। जैसे कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा विश्व में जितने भी देश हैं उनके प्रति मानवता का भाव रखना, उनके प्रति एक सकारात्मक सोच रखना, ये भी हम शिक्षा के द्वारा ही कर पाते हैं। शिक्षा का एक रूप यह भी है कि वो हमें संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करना सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति के पूरे आचरण को समय समय पर सही करती है और उसको ये सिखाती है कि हमें कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, और व्यवहार से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में हमको शिक्षा मार्गदर्शित करती है। शिक्षा हमें स्वास्थ्य व स्वच्छता का भी प्रशिक्षण देती है। आज आप वर्तमान समय में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो शिक्षा का जो आज का जो मुख्य एक प्रक्रिया है वो स्वच्छता का प्रशिक्षण देने में भी है। हमें अपने घर, पास, पड़ोस और पूरे देश को कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे अन्य लोगों को भी स्वच्छता के विषय में बताना है, स्वच्छता के लिए जागरूक करना है, ये बात भी हमें
शिक्षा ही सिखाती है। यानी शिक्षा हमें स्वच्छता का प्रशिक्षण भी देती है। फिर दूसरी बात आती है स्वास्थ्य। जब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम किसी भी नए कार्य को सीखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही किसी नए कार्य को पूरे उत्साह और लगन से सीखता है। और हम स्वस्थ कब होंगे? जब हम संतुलित भोजन करेंगे, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वह सही होगी, हमारा आचरण सही होगा, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हुए नई चीज़ों को सीख सकते हैं या नई ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षा का जो एक नेचर है, स्वभाव है या प्रकृति है, ये प्रकृति है कि ये किसी भी समाज की संस्कृति को संरक्षित रखने का काम करती है। हमारे पूर्वज जो भी कार्यकलाप पहले करते रहे होंगे और जो उनकी संस्कृति रही होगी, उनका हस्तांतरण हम तक कैसे हुआ है आप जान सकते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कि अब हम अपने प्राचीन लोगों की शिक्षा के बारे में जान पाए हैं। यानी प्राचीन काल में वैदिक काल था, वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। फिर बौद्ध काल हुआ जो कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित था, ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी हुए। फिर उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हुआ, उसमें हमारी शिक्षा ने क्या कार्य किया। मुस्लिम कालीन शिक्षा आई, उसमें शिक्षा की क्या स्थिति थी। इन सब बातों को जो हम आज जान पाते हैं वो शिक्षा के हस्तांतरण की प्रक्रिया से जान पाते हैं, क्योंकि इसमें जब विभिन्न किताबों में लिखा गया, विभिन्न लोगों ने इस पे रिसर्च की, तो ये सारी बातें शिक्षा के द्वारा ही हमारे पास आती हैं। और हम इन जो हमारी शिक्षा में हमारे लिए विकास की बातें हैं या समाज में विकसित करने की बातें हैं, उनको हम संरक्षित करते हैं, उनको हम अपनी आगे की पीढ़ियों में भी संरक्षित करते हुए हस्तांतरण करते हैं। इसी तरह से शिक्षा एक प्रगतिशील व्यक्तित्व भी बनाती है। जब भी कोई नए प्रयोग, नए विचार कहीं भी संसार में, दुनिया के किसी भी देश में आता है जो कि हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, उस विचार को भी शिक्षा ही हमारे तक पहुंचाती है। और एक है निष्पक्ष कार्य करना। हम एक किसी भी कार्य की जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर है तो हम उसको निष्पक्ष रूप से कैसे करेंगे, कैसे हम बिना भेदभाव के, बिना किसी लालच के उसको कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना भी हम में शिक्षा ही पैदा करती है। यानी निष्पक्ष कार्य करने की जो भावना है वह भी हमें शिक्षा ही सिखाती है। अब है सृजनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिविटी। किसी भी कार्य को नए ढंग से करना, किसी भी सपोज हमने आपको कोई ऐसी परिस्थिति दे दी कि आपको एक खुले मैदान में छोड़ा और हमने कहा कि आप इस मैदान में बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, इसको फटाफट आप ड्रॉ करके दिखाइए। और आपने एक पेज में कई विद्यार्थियों ने उसे अपने अपने तरीके से ड्रॉ किया। जब हमने उनकी ड्राइंग देखी तो हर बच्चे के विचार उस पेंटिंग में अलग अलग तरीके से आ रहे थे। यानी हमने इस क्रिया के द्वारा उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया या उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाया। सपोज हम किसी बच्चे से कहते हैं
कि आप ये बताइए कि आप अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखने में क्या करेंगे। तो इसमें बच्चे अपने अलग अलग विचार देंगे। कोई कहेगा कि हमें अलग अलग तरीके के डस्टबिन रखना चाहिए, कोई कहेगा कि हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कोई कहेगा कि हमें जो अलग अलग प्रकार का कूड़ा है उसको अलग अलग प्रकार से इकट्ठा करना चाहिए, कोई कहेगा कि हमें जो समाज में आने जाने वाले उस एरिया में व्यक्ति हैं उनको यह बताना है कि आपने कूड़े को कैसे इकट्ठा करना है और इसको कहाँ डालना है, और यदि जो पेड़ हैं उन पेड़ पौधों को कैसे बचाना है, कैसे संरक्षित करना है। तो इस तरह की हर बच्चा अपने तरीके से अलग अलग बातें बताएगा, तो इससे भी उनमें सृजनात्मकता क्षमता बढ़ेगी, यानी उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और शिक्षा का एक व्यवहार ये भी है या एक प्रकृति ये भी है कि ये हमें वैज्ञानिक सोच की ओर ले जाती है। ये हमारी वैज्ञानिक जो हमारा दृष्टिकोण है उसको बढ़ाता है, हमारी वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाता है। तभी तो आज हमारे देश में कई वैज्ञानिक हुए हैं, कई तकनीशियन हुए हैं, जिसके कारण कि हमारे देश में नित्य नए प्रयोग या इनोवेशन होते रहते हैं और हम विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद शिक्षा हमें शारीरिक श्रम करना भी सिखाती है और शारीरिक श्रम के महत्व को भी सिखाती है। गांधी जी ने कहा था कि जब तक हर बच्चा शारीरिक श्रम करना नहीं सीखेगा तब तक वह सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकता। जब तक वो मिट्टी को नहीं छुएगा, जब तक वो पौधों को हाथ नहीं लगाएगा, पौधों में पानी नहीं देगा, जब तक वो क्राफ्ट वर्क नहीं सीखेगा, जब तक वो अपने आसपास की चीज़ों को छू कर नहीं देखेगा, महसूस नहीं करेगा, कुछ नए कार्य नहीं करेगा, खाली किताबी ज्ञान लेने से उसका जो पूरा विकास है वो नहीं होगा। तो जब तक हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तब तक हम चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं और हम स्वस्थ भी नहीं रह पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि शिक्षा हमें हर कदम कदम पे हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा है वो है धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय। शिक्षा के द्वारा हम एक जो बृहद सोच है, संपूर्ण मानव जाति की सोच है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम बिना धर्म जाति को देखते हुए, बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र से प्रेम करते हैं और हम में सामाजिक न्याय की भावना आती है। समाज में क्या सही है और क्या गलत है उसका हमको शिक्षा की प्रक्रिया से पता चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जीवन यापन की कला। एक व्यक्ति वह है जो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है और यह एक व्यक्ति वह है जो शिक्षित है। हम अगर उन दोनों के जीवन यापन के तरीकों को देखें तो हमें उसमें बहुत अंतर मिलेगा। यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा, वो हर चीज़ को एक क्रमबद्ध रूप से करेगा। उसकी जो सोच है उसमें भी एक निर्माण की प्रवृत्ति होगी और उसका जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड होगा, मतलब उसकी सोच व्यापक होगी। वो नैरो माइंडेड नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी प्रगति के बारे में नहीं सोचेगा बल्कि अपने समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय भावना के बारे में सोचेगा कि अपने अंतर्राष्ट्रीय भावना को भी हमें कैसे बनाना चाहिए इसके बारे में सोचेगा। और जो कम पढ़ा लिखा होगा उसकी जो सोच होगी वो संकुचित होगी। वो सिर्फ अपने दायरे में रहेगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। तो हम कह सकते हैं
कि जो शिक्षा है ये हमें जीवन यापन की कला भी सिखाती है। हमें कैसे रहना है, क्या कार्य करने हैं, ये सब ये हमें सिखाती है। अब है कि शिक्षा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी सिखाती है। किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये हमें शिक्षा सिखाती है। सपोज हम कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ लगाओ, तो उस पेड़ के लगाने के पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हमें हरियाली मिलेगी। ये सारी बातें हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ले जाती हैं। हमने पानी का यूज कैसे करना है, हमने अपनी कृषि को और उन्नत कैसे बनाना है, इसमें किन किन खादों का, किन किन फर्टिलाइज़र का और कैसे कैसे हमने किस विधि से बीज बोने हैं, कैसे बीजों का प्रयोग करना है, इसमें कौन सी ऐसे इंसेक्ट्स को और डालें जो कि इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाए। तो ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये भी शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब हम एक और बात इसमें देखते हैं कि जो शिक्षा है उसको कई प्रकार से भी देखा जा सकता है। जैसे कि नियमित शिक्षा। नियमित शिक्षा वो है जब हम एक ऐसी शिक्षा देते हैं जिसमें कि सारे बच्चे या व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसमें कि वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस इनकी शिक्षा लेते हैं और जो हमारे नैतिक शिक्षा है इसकी शिक्षा लेते हैं, जो कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो हम लगभग कक्षा 8 तक सभी बच्चों को देते हैं। और ये हम एक जैसे शिक्षा, नियमित शिक्षा सब बच्चों को देते हैं। और जो इसमें इसको कहते हैं नियमित शिक्षा, और जो दूसरी शिक्षा है उसको कहेंगे हम अनियमित शिक्षा। अनियमित शिक्षा वो है जो कि किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए या किसी स्पेशल विषय के लिए ये क्षेत्र में दी जाती है। इसी तरह से जो प्रत्यक्ष शिक्षा होती है, प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है कि जो अध्यापक और छात्र वो आमने सामने रहते हैं। छात्र अध्यापक को देख सकता है और अध्यापक छात्र को देख सकता है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं तो इसमें मैं आप लोगों को नहीं देख सकती हूँ, लेकिन जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वो आपकी प्रत्यक्ष शिक्षा है, जिसमें कि आप अपने टीचर से कुछ पूछ सकते हो और टीचर आपको वहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकती है। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष शिक्षा है, जिसमें कि जो अध्यापक है वो छात्र को कोई उपदेश नहीं देता है, बल्कि उसको अप्रत्यक्ष रूप से उदाहरण दे करके समझाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को ये कहें कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं और हम उसको सीधे ये ना बोल करके उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं तो वो बच्चे के समझ में ज़्यादा आएगा। या अगर हम किसी बच्चे को ये उपदेश देते हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, सच बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम ये तो उसको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन इसी तरह से हम उसको ये उपदेश ना दे करके अगर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएं जो कि सत्य की सीख देती हो, उस पर आधारित होती हो, तो वो उसको ये सिखाएगी कि कैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को उपदेश देते हैं तो वो उपदेश को मानना पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर हम उसे किसी कहानी के द्वारा, किसी स्टोरी के द्वारा, किसी कविता के द्वारा, किसी पिक्चर के द्वारा, किसी नाटक के द्वारा ये सिखाते हैं तो वो उसको जल्दी समझ में आता है। फिर जो शिक्षा, जो अप्रत्यक्ष शिक्षा है
वो बच्चे में कार्य करने की इच्छा को प्रकट करती है। वो कार्य से भागता नहीं है और उसमें कार्य के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। इसी के बाद एक है विशिष्ट शिक्षा, जो स्पेशल एजुकेशन, जो कि किसी विशेष लक्ष्य या कार्य को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। इसमें विशेष लक्ष्य किसी व्यवसाय की ट्रेनिंग भी हो सकता है, किसी विशेष परीक्षा की तैयारी भी हो सकता है और किसी विशेष कार्य का प्रशिक्षण भी हो सकता है, जिसको कि हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। यह जो शिक्षा है वो हमें निश्चित जो ट्रेंड व्यक्ति हैं उनके द्वारा ही दी जाती है।